भाग 13। विविधा ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। विविधा ने एक और बार नॉक किया, पर अब भी कमरे से कोई जवाब नहीं आई। विक्रम की तरफ से कोई जवाब ना पाकर एक बार को तो विविधा का मन हुआ कि वापस लौट जाए, लेकिन फिर सोचा कि दयाल अंकल के पैरों में दर्द है और उन्हें यहाँ आना पड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, अंदर जाकर चाय दे देती हूँ और जल्दी से बाहर आ जाती हूँ। वो कुछ भी बोलेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगी। अकड़ तो देखो जनाब की। 2 बार नॉक किया, पर इन अकड़ की दुकान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। विविधा ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गई। उसने देखा कि विक्रम कमरे में था ही नहीं। विविधा ने पूरे कमरे पर एक नजर दौड़ाई। टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ रखा था। हर चीज अपनी माकूल जगह पर रखी हुई थी। एक ओर रखी शराब की बोतलों को देख विविधा ने मुंह बना लिया और बोली, कमरे में भी बार बना के बैठा है महिषासुर। एक दीवार पर किसी लेडी की फोटो लगी थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। विविधा चाय का कप टेबल पर रख उस तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई और उसे देखने लगी। ये तो है मिसेस चौहान, विक्रम की माँ। विविधा अभी उन्हें देख ही रही थी कि विक्रम वॉशरूम से बाहर निकला। उसकी नजर अपनी टेबल पर रखी चाय पर पड़ी, जिसे देख वो चौंका और सोचने लगा कि काका चाय क्यों रख कर गए। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। विक्रम ने नजरें घुमाई तो उसे खुद की तरफ पीठ किए खड़ी विविधा दिखाई दी, जो उसकी माँ की तस्वीर को देख रही थी। विक्रम को विविधा का उसकी इजाजत के बगैर कमरे में आना अखर गया। वह उस ओर बढ़ते हुए बोला, यहां क्या कर रही हो तुम? किससे पूछकर तुम अंदर आई? विविधा अचानक से विक्रम की आवाज सुनकर डर गई और हड़बड़ाकर पीछे मुड़ उसकी ओर देखा। उसे यूं डरते देख विक्रम थोड़ी फिक्र के साथ बोला, घबराओ नहीं, मैं हूं, कोई भूत नहीं। विविधा, जो अब तक विक्रम को सामने देख संभल चुकी थी, धीरे से बड़बड़ाई, भूत से ज्यादा तो तुम डरावने हो। विक्रम ने उसकी बात सुन ली। वह उसे कुछ जवाब देता कि उसका ध्यान विविधा की साड़ी पर गया। उसने जब उसे साड़ी पहने देखा तो देखता ही रह गया। विविधा ने विक्रम को खुद को ऐसे एकटक देखते हुए पाया तो वह असहज हो गई और विक्रम को नजरअंदाज करने के लिए इधर उधर देखने लगी। कुछ वक्त बाद उसने देखा कि विक्रम अभी भी उसे ही देखे जा रहा है, तो वह चुपचाप वहां से जाने लगी। विविधा को इस रूप में देखकर विक्रम का सारा गुस्सा तो पहले ही फुर्र हो चुका था, तो इस बार वह शांत लहजे में बोला, जाने से पहले यह तो बता दो कि यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं है, सिवाय दयाल काका के। विविधा बोली, जानती हूँ, लेकिन आना पड़ा। तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, क्योंकि दयाल काका के घुटनों में दर्द है। विक्रम ने जब यह बात सुनी तो समझ गया कि दयाल काका के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उसने सोचा कि अगर वह मना करता है कि मैं चाय नहीं पीता, तो विविधा को दयाल काका का झूठ पता चल जाएगा और शायद विविधा को फिर उनसे इस झूठ की वजह पूछने पर यह भी पता चल जाएगा कि वह मेरी और उसकी शादी करवाना चाहते हैं। विविधा उसे चुप देख बोली, क्या हुआ? किस सोच में डूब गया ये ड्रैकुला? विक्रम ने बिना उसे जवाब दिए चाय का कप उठाया और एक बार में ही उसे पी गया। विविधा हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें चाय गरम नहीं लगी? विक्रम बोला, नहीं। उसने कप टेबल पर रखा और विविधा का हाथ पकड़ कमरे से बाहर ले जाने लगा। तुम जाओ यहां से। विविधा ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। चली जाऊंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ बोलना चाहती थी तुमसे। विक्रम बोला, कहो। थैंक यू इस साड़ी के लिए, मैं कल वापस करवा दूंगी। विक्रम ने एक बार उसे सरसरी निगाह से देखा और बोला, रहने दो, अपने पास ही रखो। वैसे तुम पर काफी अच्छी लग रही है साड़ी, मतलब तुमने पहन ली है तो तुम ही रखो। यह सुन विविधा ने हैरानी से उसकी ओर देखा।
दोनों की नजरें जैसे ही एक दूसरे से टकराईं कि अगले ही पल हड़बड़ाकर नजरें दूसरी ओर कर ली। विविधा बोली, फिर भी मैं वापस कर दूंगी। विक्रम थोड़ा नाराज हो गया। अगर वापस करनी ही थी तो फिर पहनी क्यों? अब तुम्हारी पहनी हुई साड़ी को भला कौन इस्तेमाल करेगा? विविधा गुस्से से उसे घूरने लगी। अच्छा ठीक है, नहीं दूंगी। चलिए मुझे वापस छोड़कर आइए। विक्रम बोला, दयाल काका से बोल दो, मुझे बहुत काम है। विविधा बोली, बताया था ना कि उनके पैरों में दर्द है और ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही मुझे जबरदस्ती यहां अंदर लाए थे। मैं तो जा रही थी वापस। विक्रम बोला, बारिश अभी भी है, कुछ देर और रुको। विविधा बोली, 8 बजने को आए हैं, अब और नहीं रुक सकती। बाऊजी वैसे ही गुस्सा करेंगे कि इतना लेट हो गई हूं। विक्रम बोला, ठीक है। वह अपनी गाड़ी की चाबी टेबल से उठाकर उसके साथ जल्दी से चल पड़ा। दोनों अब सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। दयाल काका ने विक्रम को शांत देखा तो अपनी हंसी छुपाते हुए उससे पूछा, क्यों विक्रम बेटा, चाय अच्छी लगी या नहीं? विक्रम उन्हें घूरते हुए बोला, लौट कर बताता हूं कि कैसी लगी आपकी चाय। विविधा बोली, अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूं, स्कूटी सुबह ले जाऊंगी। अंकल नहीं, काका कहो मुझे। विविधा मुस्कुरा दी, अच्छा ठीक है, आज से आपको काका ही कहूंगी। विक्रम दयाल काका की सारी हरकतों को समझ रहा था। उसने मुस्कुराती हुई आरुषि की ओर देखा। जाओ अंदर जाकर पढ़ो, काका के साथ ज्यादा मत बैठा करो, खुद तो सटिया गए हैं और अपने साथ तुम्हें भी पागल कर देंगे। दयाल काका बोले, मैं सटिया गया हूं? विक्रम उनकी बात इग्नोर करते हुए वहां से बाहर चला गया और कुछ ही देर में गाड़ी दरवाजे पर ले आया। विविधा काका और आरुषि से मिलकर बाहर आई और उसके साइड वाली सीट पर बैठ गई। दोनों विविधा के घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ वक्त तक गाड़ी में एकदम शांति थी। बस कभी विविधा विक्रम को नजरें बचाकर देख लेती तो कभी विक्रम उसे देख लेता। विविधा आखिरकार बोली, उस कमरे में ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्यों आरुषि और बाकियों को मना करते हो अपने कमरे में आने के लिए? विक्रम चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। विविधा ने कुछ वक्त तक उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब वह चुप रहा तो एक और सवाल किया, वह तुम्हारी माँ की तस्वीर थी ना? उसे ऐसे क्यों कमरे में छुपा कर रखा है? पूरे घर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं है सिवाय तुम्हारे कमरे के। ऐसा क्यों? विक्रम अब उस पर गरजा, तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात से? फालतू के ताक झाक करने की जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में। अपने काम से काम रखो। आज थोड़ा ढंग से क्या बात कर ली, तुम तो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसती जा रही हो। विविधा ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। कल्पना विक्रम के घर बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि विक्रम की गाड़ी वहां नहीं है तो समझ गई कि वह घर पर मौजूद नहीं है। वह इस घर से अनजान नहीं थी, क्योंकि राजेंद्र चौहान के साथ पहले भी 2-3 बार इस घर में आ चुकी थी, लेकिन तब विक्रम पढ़ने के लिए विदेश में था। कल्पना चुपके से मेन दरवाजे को खोलकर अंदर गार्डन के पास से होते हुए घर के पास आ गई। वह दबे पांव आगे बढ़ते हुए हर कमरे की खिड़की से अंदर झांकने लगी। सबसे पहले उसे दयाल काका कमरे में बैठे हुए दिखाई दिए। वह तुरंत वहां से हट गई और बड़बड़ाने लगी, यह बुढ़ा पता नहीं कब तक इस घर में पड़ा रहेगा। कुछ देर बाद कल्पना आखिरकार आरुषि के कमरे के बाहर आ पहुंची। उसने देखा कि आरुषि पढ़ रही है। कल्पना खुश हो गई, तो आखिरकार मिल ही गई मेरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। वह खिड़की पर नॉक कर आरुषि का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती ही थी कि तभी दयाल काका आरुषि के कमरे में आ पहुंचे और उसके साथ बैठ गए। कल्पना गुस्से से पीछे हट गई। यह मनहूस मुझे चैन नहीं लेने देगा और ना ही आरुषि से बात करने देगा। इससे पहले विक्रम यहाँ आए मुझे यहाँ से जाना होगा और कल सुबह स्कूल में जाकर आरुषि से मुलाकात करनी होगी। कल्पना अब वापस चली गई। विविधा और विक्रम विविधा के मोहल्ले के बाहर पहुंचे। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी
विक्रम ने गाड़ी एक साइड लगा दी। विविधा चुपचाप गाड़ी से उतरकर जाने को हुई कि उसे याद आया कि अगर मंथरा बुआ ने देख लिया तो बवाल कर देंगी कि इस वक्त कहां से आ रही है। विविधा को जब विक्रम ने अपनी सीट पर बैठे हुए देखा तो बोला, क्या हुआ, घर नहीं जाना? विविधा बोली, जाना तो है पर इस रास्ते से नहीं। क्यों, कोई दिक्कत है? बस यही समझ लो, गली का जो पीछे वाला रास्ता है मैं वहां से चली जाऊंगी, गाड़ी को बस थोड़ा आगे ले लो। विक्रम ने बिना किसी सवाल जवाब के गाड़ी आगे ले ली। विविधा अब उससे बाहर निकलने लगी कि विक्रम ने टोका, मैं गाड़ी से ले चलता हूं ना। विविधा बोली, वो संकरी गली है तो गाड़ी से जाना नहीं हो पाएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। कहकर विविधा एक ओर चल पड़ी। विक्रम अब वापस लौट गया। चंद कदमों में ही विविधा गली के पीछे हिस्से में थी। वह हिस्सा एकदम सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि वहां कुछ टूटे फूटे पुराने घर थे। वहां का यह हाल देख विविधा का दिल ही बैठ गया। कुछ महीने पहले जब वो दिन में इस रास्ते से गई थी, तब तो ऐसा कुछ भी वीरान सा माहौल नहीं था वहां, तो अभी रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है? विविधा को महसूस हुआ कि उसका फैसला गलत था, लेकिन करे भी तो क्या? वह मंथरा बुआ को खुद पर उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। विविधा सहमी हुई सी धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। माँ को फोन कर ऐसे रास्ते पर बुलाना उसे सही नहीं लगा, और बाऊजी का तो सवाल ही नहीं बनता था। उस अंधेरी गली में 4-5 कदमों में ही विविधा की हिम्मत जवाब दे गई थी कि पता नहीं कौन किधर से हमला कर दे। वह अब जल्दी से वापस जाने को मुड़कर भागने को हुई कि किसी से टकरा गई। विक्रम ने उसे गिरने से बचाया। विविधा उसे वहां देखकर हैरान रह गई। आप तो चले गए थे ना? विक्रम बोला, पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह जो ऐसे रास्ते पर तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं। विविधा कुछ समझ पाती कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ चला। विविधा बोली, हाथ क्यों पकड़ा है? ताकि तुम्हें फिर से डर न लगे और एहसास रहे कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। विक्रम की यह बात विविधा के दिल को छू गई। वह उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। विक्रम का ध्यान उस ओर नहीं था, तो उसकी इस हरकत को नोटिस नहीं कर पाया। विविधा कुछ देर बाद अपने घर के काफी करीब थी। उसने विक्रम को एक बार फिर थैंक्स बोला। अब तुम जा सकते हो। विविधा अपने घर की ओर चल दी। वहां पहुंच उसने दरवाजे पर नॉक किया और पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम को वहीं खड़े पाया। छवि जी ने दरवाजा खोला और विविधा घर के अंदर चली गई। यह देख विक्रम वापस लौट पड़ा। विविधा बैग रख जल्दी से टेरेस पर चली गई और वहां से गली के पिछले हिस्से से गुजरते विक्रम को खुश होते हुए तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल न हो गया। विविधा अब निराश सी वापस टेरेस से नीचे आ गई और छवि जी को बताया कि उसकी स्कूटी आरुषि के घर पर है। विक्रम उसे छोड़ने आया था। छवि जी कहती हैं, कहीं ललिता दीदी ने तो नहीं देखा ना? नहीं माँ, इसलिए पिछली गली से आई हूं। छवि जी हैरान सी बोली, क्या अकेले? पागल हो गई है तू? विविधा बोली, विक्रम छोड़ने आया था माँ, अकेले थोड़ी थी। तो तू टेरेस पर उसे देखने के लिए गई थी क्या? विविधा यह सुनकर हड़बड़ा गई। नहीं तो मैं क्यों उसे देखने जाऊंगी? छवि जी बोली, चल खाना खा ले, तेरे बाबूजी तो दवा के असर की वजह से कुछ देर पहले ही सो गए। विक्रम की नजरों के आगे विविधा का चेहरा घूमने लगा। साड़ी में वह आज वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। विक्रम घर पहुंचा तो दयाल काका को आरुषि के साथ बैठे देख अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह विविधा जल्दी से तैयार होने लगी ताकि आरुषि के घर से स्कूटी ला सके कि तभी घर के बाहर से न्यूज़पेपर उठाकर लाती छवि जी ने बताया कि उसकी स्कूटी तो बाहर ही खड़ी है। विविधा यह सुन मुस्कुरा उठी। दूसरी ओर किचन में काका सुबह का नाश्ता तैयार कर रहे थे।
कि उनकी नजर कुछ दूर खड़े विक्रम पर पड़ी, जो उन्हें घूर रहा था। दयाल काका उसे वहां ऐसे खड़े देख समझ गए कि अब तो उनकी खैर नहीं। दयाल काका विक्रम को देख समझ गए कि आज उनकी क्लास लगने वाली है। वह मुस्कुराते हुए बोले, अरे विक्रम बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। विक्रम बोला, काका, आप कल कुछ पूछ रहे थे ना मुझसे रात में? दयाल काका दिमाग पर जोर डालने का नाटक करने लगे। अच्छा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब याद आएगा तब पूछ लूंगा। विक्रम बोला, मैं याद दिलाता हूं ना आपको। मुझे सब एकदम बराबर याद है। आप पूछ रहे थे मुझे कि चाय कैसी लगी। याद आया कुछ? दयाल काका बोले, हाँ याद आया। कहो, कैसी लगी चाय? विक्रम नाराज होकर बोला, क्या याद आया? आपको जब पता है मैं चाय नहीं पीता तो क्यों उस लड़की को मेरे कमरे में भेजा, वह भी चाय लेकर? दयाल काका बोले, मैंने नहीं भेजा, बल्कि वह तो खुद ही तुम्हारे पास आई। मैंने मना किया था कि विक्रम चाय नहीं पीता, तो कहने लगे कि कहीं विक्रम की तबीयत खराब ना हो जाए, मेरे हाथ से एक कप चाय तो पी ही लेगा, और देखो तुमने पी ली। विक्रम बोला, झूठ मत बोलिए, विविधा को आपने भेजा था मेरे कमरे में चाय लेकर। क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी वजह क्या थी? रहने दो, बताऊंगा तो तुम डांटोगे, नहीं बताएंगे तब भी डांट लगेगी। फिर दयाल काका बोले, हाँ यह बात भी सही है। वह अब शरारती बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, तुम तो जाकर अपने कमरे में बैठ गए थे, लेकिन विविधा को जब मैंने साड़ी में देखा तो एकदम छोटी मालकिन लग रही थी। सच में कितनी प्यारी लग रही थी ना हमारी विविधा। तुम भी उसे साड़ी में देख पाओ और क्या पता विविधा के बारे में अपने ख्याल बदल पाओ, इसलिए मैंने उसे चाय के बहाने तुम्हारे पास भेजा था। विक्रम मुंह बनाकर बोला, उम्र 50 से ऊपर हो गई है, लेकिन रंगीन मिजाज नहीं गई आपकी। काका बोले, अगर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढना रंगीन मिजाज है तो ठीक है, मुझे यह भी मंजूर है, लेकिन सच सच बताओ, तुम्हें भी पसंद आई थी ना विविधा कल? कहो तो शादी के लिए बात करूं उसके घर पर। विक्रम हड़बड़ा गया। पागल हो गए हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। दयाल काका बोले, अगर तुम्हें उसके अपने कमरे में आने का इतना ही बुरा लग रहा था तो गुस्सा क्यों नहीं किया? विक्रम बोला, यह बात गलत है काका, मैं आपसे क्या कह रहा हूं और आप क्या बोल रहे हैं? दयाल काका उदास होने का नाटक करते हुए बोले, धोखा तो तुमने दिया है मेरे साथ। इस बूढ़े काका ने तुमसे कितनी बार कहा चाय के लिए, लेकिन तुमने कभी नहीं पी, और उस कल की आई लड़की के लिए तुमने एक ही बार में चाय पी ली। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितनी ठेस पहुंची है। विक्रम उन्हें घूर कर देखने लगा। आपकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। वक्त रहते समझ जाइए, वरना मुझसे पहले विविधा आपकी क्लास ले लेगी, जब उसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। दयाल काका बोले, उसे तो मैं देख लूंगा। तुम अपना बताओ कि कल विविधा को देख वो वाला गाना तुम्हारे कानों में बजा क्या? कौन सा गाना काका? दयाल काका गुनगुनाने लगे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। विक्रम यह सुन अपना सिर पीटते हुए बोला, मैं भी ना किससे दिमाग खपा रहा हूं। दयाल काका हंसने लगे। विक्रम वहां से जाने लगा कि काका ने टोका, वैसे विविधा की स्कूटी भी पहुंचवा दी तुमने उसके घर, इतनी फिक्र की वजह? विक्रम बोला, वह तो मैंने इसलिए उसके घर पहुंचवाई कि वह कहीं सुबह सुबह यहां ना आ जाए और फिर कहीं झगड़ा ना हो जाए। दयाल काका बोले, अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें इस बात की चिंता थी कि बेचारी फिर स्कूल कैसे जाएगी
विक्रम झुंझला गया। आप सच में सठिया गए हैं। वह वहां से चला गया। विविधा अपने कमरे में बैठी विक्रम के बारे में सोच रही थी। वैसे विक्रम इतना भी बुरा नहीं है। कल की हरकतों के बाद तो ऐसा ही लगता है। मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी खुद ही लौट कर आ गया और मेरे घर के अंदर जाने तक वहीं खड़ा रहा। क्या मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए? कहीं ऐसा करने से उसे ये ना लगे कि मैं उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आखिर है तो वो महिषासुर ही। मैं भी ना कम नहीं हूँ। अगर वो गुस्सा करता है तो मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं उससे लड़ना शुरू कर देती हूँ। आगे से कोशिश करूंगी कि विक्रम से झगड़ा ना करूं। जुबान का भले ही तीखा है, लेकिन केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल बंदा है। अगर ये बस गुस्सा करना छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इससे शादी करने से मना करेगी। दयाल काका भी कम नहीं है। कहीं विक्रम को पता चल गया कि काका उसकी और मेरी शादी का सोच रहे हैं तो ये ना सोचे कि मैं काका के साथ हूँ। और मैं सोच ही क्यों रही हूँ विक्रम के बारे में इतना? लगता है काका की बातें मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। इतने में छवि जी विविधा के कमरे में आई। तुमने जो कल रात साड़ी पहनी थी किसकी थी? दयाल काका ने दी। लेकिन उनके घर में तो कोई भी लेडीज नहीं है। वह सब मुझे नहीं पता माँ। वैसे बहुत अच्छी लग रही थी मेरी बेटी उस साड़ी में। विविधा कुछ कहती कि ब्रजेश जी अपने कमरे से बाहर निकले और विविधा को पुकारने लगे। दोनों माँ बेटी कमरे से बाहर निकल ब्रजेश जी के पास जा खड़ी हुई। ब्रजेश जी बोले, कितने बजे लौटी कल घर? विविधा धीमे से बोली, 8 बजे। ब्रजेश जी बोले, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई तुम? क्या जरूरत थी लौटने की, वहीं रह लेती। छवि जी कुछ कहने को हुई कि ब्रजेश जी ने उन्हें चुप करा दिया। तुम तो चुप ही रहो, बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है लाड प्यार में इसे। विविधा बोली, बाऊजी आपको तो पता ही है कि कल कितनी तेज बारिश हो रही थी, फिर मैं लौटती कैसे? ब्रजेश जी बोले, उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाने ही गई थी या कहीं और गई थी? विविधा को उनकी कही यह बात बहुत चुभी। और कहाँ जाऊंगी? मैंने कुछ वक्त बारिश रुकने का इंतजार किया, जब वह नहीं रुकी तो फिर मैं आ गई। छवि जी बोली, विविधा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जाओ जल्दी। विविधा उदास सी वहां से चली गई। दयाल काका आरुषि को स्कूल छोड़ने गए। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ दूर अपना चेहरा ढके कल्पना वहीं खड़ी थी। कल्पना आरुषि को स्कूल के अंदर जाते देख खुश हो गई। आज तो आरुषि से मिलकर ही रहूंगी। ब्रजेश जी एक पड़ोसी के साथ डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गए थे। छवि जी घर में अकेली थी। कुछ देर बाद ललिता बुआ वहां आई और छवि जी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। यह क्या हो गया छवि? यह तो बहुत ही गलत हुआ। अब तुम कैसे दुनिया वालों को मुंह दिखाओगी और मेरे भाई पर क्या गुजरेगी? तुम्हारी जगह मैं होती ना तो आत्महत्या कर लेती। छवि जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार माजरा क्या है। उन्होंने पूछा, क्या बात है दीदी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? ललिता बुआ बोली, गजब हो गया, जिसका डर था छुटकन को वही हुआ। विविधा ने पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। छवि जी को गुस्सा आ गया। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? मुझे भी तो बताइए। ललिता बुआ बोली, विभा आई थी मेरे पास, बता रही थी कि विविधा का किसी ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर छवि जी गुस्से से बोली, दीदी यह कैसी फिजूल की बातें कर रही हैं आप? विविधा आपकी भी तो बेटी जैसी है, फिर उसके बारे में कैसे कुछ भी बोल सकती हैं आप? ललिता बुआ बोली, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं अपनी बात नहीं कर रही। मैं तो ऐसा सोचने से पहले ही मरना पसंद करूंगी, लेकिन दुनिया का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं हम? उसने बताया कि उसने विविधा को किसी ड्राइवर के साथ देखा है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते हुए जा रहे थे
और आजकल तो वह लड़का मोहल्ले के बाहर चक्कर भी लगाता है। मैंने तो कहा विभा को कि हमारी विविधा ऐसी नहीं है, लेकिन विभा को तो तुम जानती ही हो। कह रही थी कि हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, मोहल्ले का माहौल खराब होगा तो हमारी बहू बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम तो जानती हो कि विभा के पेट में कोई बात नहीं पचती है। वह सभी से इस बात को कहेगी और वह भी नमक मिर्च लगाकर। कल तो पूरे मोहल्ले में यह बात फैल जाएगी और फिर ब्रिजेश तक यह बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। पता नहीं मेरा छुटकन इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। छवि जी बोली, यह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ललिता बुआ बोली, जानती हूँ, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लड़की की बदनामी तो जंगल में आग की तरह फैलती है। एक बार यह बात फैल गई तो विविधा से कोई भी शादी नहीं करेगा। क्या पता विविधा का सच में किसी से चक्कर चल रहा हो। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा भी तो नहीं। दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और ही हैं। वैसे मैंने भी देखा था एक रोज उस ड्राइवर को विविधा की स्कूटी का पीछा करते हुए। इसे भी ड्राइवर ही मिला। कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखा होता। अब कहाँ मुंह दिखाएंगे हम। मेरी मासूम सी बच्ची मेघा की शादी में भी अड़चन आएंगी। अब तो लोग कहेंगे कि जैसी विविधा है वैसी ही मेघा होगी। कहकर ललिता बुआ जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां ब्रिजेश जी आ गए। ललिता बुआ को ऐसे रोते देखकर परेशान हो गए और तेज कदमों से उनके पास आए। क्या बात है दीदी, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? छवि जी घबराई सी ललिता बुआ को देखने लगी कि कहीं वह सब कुछ ब्रिजेश जी को ना बता दे। ललिता बुआ आंसू पोंछकर बोली, हाँ सब ठीक ही है। ब्रिजेश जी फिर बोले, तो फिर रो क्यों रही थी आप? सच सच बताओ, क्या बात है? ललिता बुआ ने छवि जी के चेहरे पर झलकते डर को देख कुछ सोचकर बोली, मेरी सोने की चेन खो गई, पता नहीं कहाँ गिर गई। बस इसलिए मेरा दिल रो रहा था। अब तो मेरा गला भी सूना सा लग रहा है। कई औरतों ने टोक दिया कि खाली गला अच्छा नहीं लग रहा। ब्रिजेश जी बोले, तो बनवा लो ना एक चेन। ललिता बुआ बोली, मेरी तंगी तो तू जानता ही है, अब चेन पहनूं या घर चलाऊं? ब्रिजेश जी बोले, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर एक सोने की चेन ले आता हूं। पर दीदी, ज्यादा पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तो चेन थोड़ी हल्की ही बनेगी। छवि जी हैरान सी ललिता बुआ को गिरगिट की तरह रंग बदलते देख रही थी। ललिता बुआ ने 2-4 बार मना किया, लेकिन ब्रिजेश जी उन्हें अपने साथ चेन दिलवाने ले गए। छवि जी को अब चेन की कम विविधा की ज्यादा चिंता हो रही थी। उधर स्कूल का चौथा पीरियड चल रहा था। आरुषि अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी कि एक चपरासी वहां आया और टीचर को कुछ कहा। टीचर ने आरुषि की ओर देखा। आरुषि, कोई तुमसे मिलने आया है, जाओ जाकर मिल लो। आरुषि सोच में पड़ गई कि उससे भला कौन मिलने आया होगा। वह उठकर चपरासी के साथ चल दी। क्लास के बाहर कुछ कदम चलने के बाद चपरासी ने आरुषि को एक तरफ जाने का इशारा किया और खुद किसी काम से चला गया। आरुषि उस ओर जा ही रही थी कि सामने से विविधा आती दिखी। विविधा ने जब आरुषि को क्लास से बाहर देखा तो बोली, अरे आयुषी, तुम क्लास के बीच में से कहाँ जा रही हो? आरुषि बोली, कोई मुझसे मिलने आया है मैम। कौन? ये पता नहीं। विविधा यह सुनकर सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन है जो आरुषि से मिलने आया है। उसने सोचा कि वह आरुषि के साथ जाकर देखे तो सही कि कौन है, लेकिन तभी उसे याद आया कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया था। विविधा ने तय किया कि वह जल्दी से प्रिंसिपल से जाकर मिलेगी और फिर लौटकर वापस आरुषि के पास आएगी। आरुषि जब गार्डन में बेंच के पास आई तो उधर मुंह छुपाए बैठी किसी औरत को देखा। आरुषि को अपने सामने पाकर कल्पना ने उसे अपना चेहरा दिखा दिया। पहले तो आरुषि उसे पहचान ही नहीं पाई। वह एकदम थकी हुई सी लग रही थी।
कि पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया हो। कपड़े भी बस ठीक ठाक ही थे। आरुषि ने गौर किया तो पहचान गई कि यह औरत उसकी वो माँ है जो उसे छोड़कर भाग गई थी। एक ओर कल्पना उसे देखकर घड़ियाली आंसू बहाने लगी, वहीं दूसरी ओर आरुषि के होश ही उड़ गए। कल्पना को सामने देख आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।